सो सबसे पहले है उनका स्ट्रक्चर। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए के अंदर जो शुगर है वो कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए के अंदर जो शुगर है वो है राइबोस। सो हियर देयर इज एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन। है ना, डीऑक्सीराइबोस क्यों बोल रहे हैं हम? एक ऑक्सीजन कम हो गया है। डीऑक्सी, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। दूसरा अगर हम बोले तो स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, दिस इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल। तीसरा, स्ट्रैंड्स अगर हम देखें तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, whereas RNA is mostly single stranded. In terms of their function, so NCERT says DNA is used for storage of information, whereas RNA is used for transfer of information. Okay. It is used as transfer of information. Hare Krishna. And then in terms of mutation, slow rate mutation, fast mutation. RNA के अंदर म्यूटेशन थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। बट इन कंपैरिजन टू डीएनए, बट वेयर इज डीएनए इज वेरी वेरी स्टेबल। तो उससे म्यूटेशन होता है लेकिन बहुत कम रेट से होता है। रेप्लिकेशन में, यस, आरएनए आल्सो डज बट समटाइम्स, स्पेसिफिकली इन वायरस। RNA in virus only shows replication, otherwise it doesn't show replication. Then, hmm, self repair, yes, RNA do not have self repair mechanism. अगर कोई डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, कोई मिसमैच हो जाए, तो डीएनए कैन सेल्फ रिपेयर इटसेल्फ, बट आरएनए, ओनली सम आरएनए shows that majority of RNA cannot repair themselves. There is no self repair mechanism. In DNA we have presence of hydrogen bonds. There is no hydrogen bonds. ठीक है, याद रहेगा सभी को? So the other basic differences between DNA and RNA. Now NCERT says कि हम जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल? तो शायद चार क्राइटेरिया दिया उन्होंने। पहला क्राइटेरिया दिया है कि मॉलिक्यूल शुड बी वेरी वेरी स्टेबल, है ना, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या ड्यूरिंग मियोसिस इट शुड बी स्टेबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट शुड फॉलो द मेंडेलियन लॉज। जो मेंडेलियन लॉज है हमारे, हम फैक्टर्स को जैसे हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब क्या है वो फॉलो करना चाहिए मेंडेलियन इसको। दूसरा, उसके अंदर कुछ ना कुछ धीरे धीरे म्यूटेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए म्यूटेशन? बिकॉज इफ देयर विल बी नो म्यूटेशन, देन एज द सराउंडिंग चेंजेस, द डीएनए विल नॉट चेंज, द पर्सन विल नॉट चेंज। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना।
उसको अपने आप को चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा पहले? डीएनए चेंज करना पड़ेगा, जेनेटिक मेकअप चेंज करना पड़ेगा। तो वो डीएनए अगर चेंज नहीं होगा, उसके अंदर म्यूटेशन अगर होगा ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ। तो ना तो इवोल्यूशन हो पाएगा, ना तो एडेप्टेशन हो पाएगा, और ना ही उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज इट विल, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक समय के बाद वो स्पेशली धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो डी जेनेटिक मटेरियल शुड एबल टू शो स्लो म्यूटेशन ऑल्सो, एंड सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। कुछ गलती होता है तो उसको वापस से क्या करना चाहिए, वो ठीक करते आना चाहिए। और लास्ट में एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, मींस कॉपी बनाते आना चाहिए। अगर इतने क्राइटेरिया में अगर फिट हो रहा है तो ही उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। सो आउट ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स इफ यू सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, सो द वन विच इज सुटेबल इज डीएनए। क्लियर सभी को? तो ये हमारा हो गया डीएनए वर्सेस आरएनए। नेक्स्ट आज आप लोग आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड में क्या बोल रहे हैं कि भैया जो in the course of evolution, इन द कोर्स ऑफ evolution, जो पहला जेनेटिक मटेरियल था, जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था? आरएनए। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। व्हाई? इट इज हेल्पिंग इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हेल्प किया उसने, लेकिन साथ ही साथ उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना? हम सभी को पता है ऐसे एंजाइम जो कि आरएनए होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोसाइम्स। सो इट शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी एज वेल। तो ये दो चीजें शो करने के कारण इनिशियली organisms had RNA as genetic material, but complexity of organisms increased, as the complexity of organisms increased, as the complex organism increased, DNA came up as a more better and stable option। तो पहले आरएनए था, लेकिन क्यों है कि उस समय हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो हमने एक ही मॉलिक्यूल से बहुत सारे काम करे, है ना? जब वी डोंट हैव मच, व्हाट टू से, फैसिलिटीज, देन वी ट्राई टू कोप अप विद द बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जो हमारे पास अवेलेबल है। तो जब इवोल्यूशन हो रहा था धीरे धीरे, तो उस समय बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स नहीं थे हमारे पास। तो उस समय जो आरएनए था उसी से हम लोग इनहेरिटेंस भी करवा रहे थे, उसी से हम चीजों को ट्रांसफर भी कर रहे थे, तो मल्टी फंक्शन फॉर्म कर रहा था। राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, एमआरएनए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, फिर एम, लाइक दैट। तो ऐसे अलग अलग आरएनए अलग अलग काम कर रहे थे, और साथ ही साथ वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल इट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन, लेकिन उसे कैटालिटिक नेचर होने के कारण इट इज वेरी अनस्टेबल, है ना? कैटालिटिक नेचर का क्या है, काफी है, अनस्टेबल है। लेकिन हम ऐसे मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते, कब? जब ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। At the higher complex level of organisms, this molecule cannot be used as a genetic material। और इसलिए हम देखते हैं जो वायरस हैं, जिन वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दे शो म्यूटेशन वेरी फास्ट। जैसे हमारा कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस कैसा वायरस था? आरएनए वायरस। तो आपको पता होगा बहुत जल्दी थोड़े थोड़े समय में ही अलग अलग वेरिएंट, सार्स, मार्स, है ना, कार्स, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट बनते जा रहे थे कोरोना के। पढ़ा था आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था पता नहीं। तो लॉट ऑफ वेरिएशन देवर फॉर्मिंग, क्यों? क्योंकि आरएनए उसके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी से होता है। तो आज आपने एक वैक्सीन यूज किया उसको मारने के लिए, लेकिन तुरंत उसने अपने अंदर क्या लेके आ गया?
म्यूटेशन। अब वो वैक्सीन कुछ काम का नहीं है। देन डू prepare another vaccine for new variants. So like that is the problem with RNA viruses. तो बस आरएनए वर्ल्ड में इतना ही है कि स्टार्टिंग का वर्ल्ड किसका था, आरएनए का, जब इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन नाउ वी कम टू नो दैट नाउ आरएनए इज नॉट एज अ प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये सभी को हरे कृष्ण। नेक्स्ट इज अवर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ दिस वाज प्रूव्ड बाय द टू साइंटिस्ट, और दो साइंटिस्ट का नाम है मेसेल्सन एंड स्टार। मेसेल्सन एंड स्टार, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या क्या इन लोगों ने, तो ये मेसेल्सन स्टार ने एक पेट्री डिश लिया। दे टुक अ पेट्री डिश। पेट्री डिश सबने देखा है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज पेट्री डिश, बॉयज, देखा है ना। तो ये पेट्री डिश, और ये पेट्री डिश के अंदर उन्होंने रखा था अगार न्यूट्रिएंट मीडिया, है ना, अगार से बनाया हुआ न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसको हम जनरली यूज करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और ये न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सोर्सेज देते हैं। जैसे आपकी डाइट में प्रोटीन के लिए क्या खाते हो, मतलब अकेडमी क्या खिलाती है आपको प्रोटीन के लिए, हाँ राइस, दाल, अरे प्रोटीन के लिए क्या खाते हो आप लोग, दाल खाते हो ना, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाते हैं आप लोग, चपाती, दाल, सॉरी, राइस। देन फॉर लिपिड्स व्हाट यू ईट, लॉट ऑफ ऑयल, सो पापड़। सो so you are not eating directly some sucrose, sucrose खा रहे क्या आप लोग, no you are eating some source of it। तो वैसे बैक्टीरिया को जब ग्रो करना होता है, तो बैक्टीरिया को हमको नाइट्रोजन भी देना है, कार्बन भी देना है, फास्फोरस भी देना है, सब कुछ देना है। तो हम उसको रॉ नाइट्रोजन नहीं देते, वी गिव द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग नाइट्रोजन इन देम, ताकि वो मॉलिक्यूल खाएगा तो उसके साथ क्या चला जाएगा उसकी बॉडी में, नाइट्रोजन चला जाएगा। तो फॉर द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे NH4Cl, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। तो ये NH4 से जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन आर ऑफ टू वेरिएंट्स, एक होता है हैवी नाइट्रोजन और दूसरा है लाइट नाइट्रोजन। दे बोथ आर आइसोटोप्स बट नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। समझते हैं ना आइसोटोप क्या होता है, क्या होता है आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस। तो 15 वाले का एटॉमिक मास थोड़ा सा ज्यादा है और 14 वाले का एटॉमिक मास थोड़ा सा कम है। दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो क्या हो जाएगा, हैवी की लाइट, हैवी। और जिसका एटॉमिक मास कम हो क्या हो जाएगा, लाइट। तो ये सभी ध्यान रखें। चलिए, तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने स्टार्टिंग में पूरे बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया N15, क्या प्रोवाइड किया, N15। तो अभी इस पेट्री प्लेट के अंदर जब ई कोलाई ग्रो कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अब बच्चों कौन सा बैक्टीरिया है, वेरी गुड, द बैक्टीरिया इज ई कोलाई, फुल फॉर्म, वेरी गुड। ये ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अब जब ये ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन चाहिए होगा, तो वो नाइट्रोजन पेट्री प्लेट से उठाएगा, कौन सा नाइट्रोजन उठाएगा, N15, कौन सा उठाएगा, N15। क्लियर सभी यहाँ तक के। तो उसकी बॉडी में जहां कहीं भी नाइट्रोजन होगी वो कौन सी नाइट्रोजन होगी, N15। तो डीएनए के अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होगी जब डीएनए के अंदर, तो वो भी कौन सी हो जाएगी, N15। याद रहेगा सभी को। तो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए of E. coli were having what, नाइट्रोजन ऑफ हैवी आइसोटोप। क्लियर सभी को याद रखे, पक्का। अभी इस ई कोलाई को, दिस ई कोलाई was transferred from one petri plate to an another petri plate। इस ई कोलाई को आपने ट्रांसफर किया ये वाली पेट्री प्लेट से दूसरी पेट्री प्लेट में, है ना। अभी यहाँ पर आ गया ये ई कोलाई, और जिस पेट्री प्लेट में इसको भेजा गया है
उस पेट्री प्लेट में कौन सा नाइट्रोजन है? N14। यहाँ पे कौन सा था? N15। नए पेट्री प्लेट में कौन सा नाइट्रोजन है? N14। अब ये जो ई कोलाई है, इसके अंदर कौन सा रहेगा, N15 की N14? N15 रहेगा। लेकिन जब ये डिवाइड करेगा तो एक ई कोलाई से कितने ई कोलाई बनाएगा? एक ई कोलाई से इसने बनाए दो। फिर वो दोनों ई कोलाई डिवाइड करेंगे, है ना? ये भी ई कोलाई डिवाइड करेगा। फिर इससे बनेंगे चार। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, अभी देखिए। अभी जब ये N15 ई कोलाई, जिसके पास दोनों नाइट्रोजन कौन से है, N15 वाले, जब ये नए ई कोलाई बनाएगा, तो नए ई कोलाई के अंदर ऑलरेडी N15 तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? लेकिन एक नया नाइट्रोजन कौन सा आ जाएगा अभी, N14। आएगा नहीं आएगा? इस वाले के अंदर भी ऑलरेडी एक क्या रहेगा, N15, और दूसरा क्या आ जाएगा, N14। सेम यहाँ भी होने वाला है। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग द कल्चर फ्रॉम N15 to N14, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? 20 मिनट्स। वाई 20 मिनट्स? क्योंकि एक ई कोलाई को डिवाइड करने के लिए कितना समय लगता है? 18 मिनट लगता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स 18 मिनट्स। बट सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट है क्या माइटोसिस का? G1 है, एस फेज है, G2 है, पूरा एम फेज है, साइटोकाइनेसिस है, बहुत कुछ है उसके अंदर, है कि नहीं? तो ओनली डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स हाउ मच में, हाउ मेनी मिनट्स? 18। एंड ऑल अदर स्टेजेस टेक्स हाउ मेनी मिनट? 2 2 मिनट्स। तो वो सब मिलाए कितना हो गया? 20 मिनट्स। समझ में सभी को ना? हाँ। तो अगर 20 मिनट के बाद आप देखोगे, तो आपको 20 मिनट के बाद दो ई कोलाई मिलेंगे, और वो दो ई कोलाई के अंदर आपको दो अलग अलग तरह के डीएनए दिखेंगे। एक स्ट्रैंड होगा N15 वाले नाइट्रोजन का, और जब नया स्ट्रैंड बनाया होगा, तो वो नए वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन सा रहेगा, N14। तो यहाँ पे भी N15, और यहाँ पे N14। नाउ अगेन इट डिवाइड्स आफ्टर 20 मिनट्स। क्या हो जाएगा बच्चों? ये चारों के चारों स्ट्रैंड बिहेव करेंगे, किसकी तरह बिहेव करेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। बताया था ना कल, कि डीएनए जब डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड देयर आर न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स आर फॉर्म। अब चूंकि ये N14 वाले में ग्रो कर रहे हैं, तो अब जो भी स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, N14। यस और नो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम कैसे पता करते हैं कि ई कोलाई के अंदर कौन सा डीएनए है ना? अभी इकोलाई बाहर से ये भी सब एक जैसे दिख रहे हैं इकोलाई। हाउ विल आइडेंटिफाई कौन सी इकोलाई के अंदर कौन सा है? तो वी डू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पता करने के लिए कि ई कोलाई में कौन सा डीएनए है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग व्हाट? सीशियम क्लोराइड। और उसमें हमको पता चलता है कि हमारा ई कोलाई के पास कौन सा डीएनए है। तो सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब, और अगर टेस्ट ट्यूब में हमको डीएनए बहुत नीचे दिखाई देता है, देन वी अंडरस्टैंड कि ये जो डीएनए है, कौन सा डीएनए है? हैवी डीएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी डीएनए? बोथ द स्ट्रैंड्स आर ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन अगर if the DNA comes little in between, then we understand कि इसमें एक स्ट्रैंड, एक N15 का है, एक N14 का है। तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? हाइब्रिड। और इधर जो डीएनए है वो कौन सा वाला है? हैवी। लेकिन यहाँ पर हमको दोनों डीएनए मिल रहे हैं। वी आर हैविंग हाइब्रिड डीएनए एज वेल एज लाइट डीएनए। So this is hybrid
एंड दिस इज लाइट। याद रहेगा सभी को, है ना? ये दो जो डीएनए हैं, हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक स्ट्रैंड 15 वाला है, दूसरा स्ट्रैंड 14, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइब्रिड। लेकिन जब दोनों स्ट्रैंड एक जैसे रहेंगे तो आइदर इट विल बी लाइट और इट विल बी हैवी। अगर दोनों 14 14 है तो कौन सा हो जाएगा? लाइट। और अगर एक 15 दूसरा 14 तो क्या हो जाएगा? हैवी। ओ सॉरी, हाइब्रिड। और अगर दोनों 15 15 तो हैवी। याद आएगा सभी को? तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सभी को? एक्सपेरिमेंट क्या है? मेन क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बनते बच्चों से। एक्सपेरिमेंट तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने का आता है तब हरी बोल हो जाता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रांसलेशन पढ़ ले आज की, नहीं पढ़ना है आगे? आगे पढ़ सकते हैं ना? तो ये तो अभी 15 20 मिनट में हो जाएगा। चलो बच्चों, लिख रहे सभी ने इतना? क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? क्या हुआ तेजल? हाँ, कलर का लगा क्या क्या? जो हैवी रहेगा वो नीचे आएगा, जो हाइब्रिड रहेगा वो ऊपर आएगा, जो लाइट रहेगा और ऊपर आएगा ना। चलिए आगे बढ़ जाओ। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए। हाइब्रिड डीएनए was allowed to grow in medium for 3 generation. Find out the ratio of light. हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
बिल्कुल, और आंसर सभी का? चलिए, आ गया आंसर। तो लोग आंसर आ गया। देखिए, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। देखिए, ट्राई किया नहीं किया आप लोगों ने? जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, ट्राई भी नहीं करना है। हो गया ना? देखिए, हमारे पास कौन सा डीएनए है यहाँ पर? हाइब्रिड। N15 और N14। अभी आगे जो तीनों जनरेशन है, उसमें कौन सा मीडियम दिया है हमको? 14 दिया है। मतलब 15 वाला ऐड होगा कि आगे जाके? हमेशा 15 वालों की संख्या कितनी रहेगी? एक रहेगी ना? 15 इंस्टेंट्स कितने रहेंगे? एक ही रहेगा। और जिस भी डीएनए में 15 इंस्टेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? हाइब्रिड। अरे भैया, स्टार्टिंग में कौन सा है हमारे पास? हाइब्रिड। अब जितने भी डीएनए बनेंगे, उन सब में आप मिलाओगे तो कितने स्ट्रैंड N15 वाले रहेंगे? एक। और ये N15 वाला एक ही जो स्ट्रैंड है, वो जहां भी रहेगा वो कौन सा डीएनए रहेगा? हाइब्रिड। बाकी सारे डीएनए क्या रहेंगे? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मराठी बोल रहे हैं क्या? नहीं। कौन से रहेंगे वो? लाइट। तो मुझे बताओ, आफ्टर 3 जनरेशन हाउ मेनी डीएनए विल बी देयर? एक से दो, दो से चार, चार से आठ। तो आठ में से एक हो गया हाइब्रिड, बचे कितने? सात। वो सब मतलब क्या रहेंगे? इतना दिमाग ही नहीं लगा। हाँ? दो हाइब्रिड आ रहे हैं आप लोगों के? एक ही हाइब्रिड आएगा ना भैया, एक ही N15 है ना। तो हाइब्रिड तो एक ही रहेगा ना। तो क्या रहेगा? जीरो, हैवी, हाइब्रिड 1 और लाइट 7। कितने लोगों का आंसर आई है? अरे बेटा, स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा डीएनए है? हाइब्रिड। इसको हम रेप्लिकेट करवा रहे हैं। तो एक N15 फिर एक 14, इन दोनों के सामने कौन सा बनेगा? 14। ये 15 14 15 14। अब इन दोनों को अलग करो। ओ सॉरी, इधर बनेगा 14 14। इन दोनों को अलग करो, इन दोनों को अलग करो। तो जितने भी डीएनए बनेंगे, वहां हर एक स्टेज पे, हर एक जनरेशन पे एक हाइब्रिड कॉमन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि N15 वाले स्ट्रैंड कितने हैं? एक। यहाँ भी चार में से एक हाइब्रिड 3 लाइट, यहाँ भी एक हाइब्रिड 7 लाइट, इसका 16 कराओ। एक हाइब्रिड 15 लाइट। समझ में सभी को? हाँ। अब एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाँ? लिखना इसमें क्या है अभी? चलिए, जिन लोगों का हो गया है आप लोग लिखिए। इफ अ हैवी डीएनए, इफ अ हैवी डीएनए, if a heavy DNA is allowed to grow, if a heavy DNA is allowed to grow for 2 generations in N14 medium, if a heavy DNA is allowed to grow for 2 generations in N14 medium and then transferred to N15, and then transferred, and the medium is transferred to N15. Find out the ratio of heavy, light, and heavy, hybrid, and light. हाँ? N15 की एक जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन के बाद को पता करना है। और हैवी, हाइब्रिड एंड लाइट, मतलब कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन के लिए 14, एक जनरेशन के लिए हैवी। कृष्णा बलराम।
हो गया। चलिए आंसर आ गया सभी का। चलिए पहले हमारे पास क्या है, N15 और N15, और दो जनरेशन्स के लिए कहाँ रखा है इसको हमने, 14 वाले इसमें, है कि नहीं। तो पहले एक डीएनए, बाद में कितना रहेगा, दो, बाद में कितना रहेगा, चार। अब देखो N15, तो यहाँ भी दो N15 वाले रहेंगे और यहाँ भी दो N15, तो दो क्या हो गए, हाइब्रिड। भाई के दो क्या हो गए, लाइट। तो ये सभी को, अभी इनको यहाँ से भेजा हमने N15 में, चार से कितने डीएनए होने वाले, आठ, है कि नहीं। अब इन सब के आगे कौन सा ऐड होगा, हाइब्रिड और लाइट जितने भी सब है, क्या ऐड होने वाला है, 15 ऐड होगा ना। तो अब सिर्फ इतना याद रखो आप लोग कि ये चार डीएनए के टोटल कितने स्ट्रैंड्स रहेंगे, आठ। चार डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने रहेंगे, आठ। वो आठ में से 15 वाले कितने हैं, दो। तो उनके सामने जब दो 15 वाले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दो हैवी। और बाई के छह कौन से हैं, 14 वाले ना, तो उनके 15 आएगा तो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। आप लोग को ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्वेश्चन में। आप लोग अगर से लाइनें बना बना के करते बैठोगे ना, तो जमाना बीत जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अरे बच्चों क्या, देखो ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे पास स्टार्टिंग में जो स्ट्रैंड है वो कौन सा वाला है, हैवी। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी हैवी स्ट्रैंड्स आर देयर, जस्ट माइंड दिस। यहाँ पे कितने हैवी स्ट्रैंड्स है, दो। मतलब यहाँ पे कितने डीएनए, कितने हैं यहाँ पे, एक डीएनए। अगले इसमें कितने डीएनए रहेंगे, दो डीएनए। और वो दो डीएनए में एक एक कौन सा स्ट्रैंड रहेगा, 15 वाला ना। बोथ द डीएनए विल हैव वन स्ट्रैंड ऑफ 15, और नया वाला कौन सा रहेगा, 14। तो ये दोनों क्या हो गए, समझ में सभी को। अब ये दो से कितने बनेंगे, चार। अब ये ग्रो कौन से मीडियम में कर रहे हैं, 14। तो दो 15 वाले कांस्टेंट रहने वाले, तो चार में से दो क्या रहेंगे, अरे बेटा यहाँ पे, हे कृष्णा, एक 15 और एक 14, ये 15 और ये 14, ऐसे दो डीएनए ना यहाँ पे। तो ये 15 वाला स्ट्रैंड जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ जो 15 वाला स्टैंड है वो यहाँ भी रहेगा। बस 14 वाले के सामने 14 आएगा, 14 वाले के सामने 14। तो दो हाइब्रिड और दो लाइट। ये तो एनसीईआरटी में दिया वही है ना। अब ये चार से कितने बनेंगे, आठ डीएनए। अभी यहाँ पे मीडियम कौन सा हो गया है, 15। तो देखो 15 वाले स्टैंड टोटल कितने हैं यहाँ पे, दो। अरे दो हाइब्रिड, तो 15 स्टैंड कितने हैं, दो। तो उनके सामने 15 जोड़ दो, क्या बन जाएंगे, दो हैवी। बाकी छह स्टैंड कौन से हैं, 14 वाले, उनके सामने 15 जोड़ दो, क्या बन जाएंगे, दो। और बाई के, हाँ बाई के छह क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड। ओ सॉरी, हाँ हाइब्रिड। क्या, अरे बेटा यहाँ पे दो हाइब्रिड है और दो कौन से, लाइट। दो हाइब्रिड वाले के पास कौन सा स्टैंड है, एक 15 और एक, ये 15 वाले के सामने 15 ऐड करो, क्या बनेगा, हैवी। ऐसे 15 वाले कितने स्टैंड है, तो दो क्या बन जाएंगे। अब 14 वाले स्टैंड्स कितने हैं, छह। इनके चार और इसके दो,
तो 6 के साथ हिफ्टिंग जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड। तो 2 हैवी और 6 हाइब्रिड। समझे सभी को ना? बस इतना आपको करना है, बेसिक नॉलेज। हरे कृष्णा। चलिए हो गया टाइम, वो मतलब आधा घंटा है हमारे पास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। नो, माय टारगेट वाज टू एंड द टॉपिक टिल 3:30 so that I can start transcription. चलिए पढ़ना ना ट्रांसक्रिप्शन, के नहीं पढ़ना है? पढ़ लेना ट्रांसक्रिप्शन। हाँ चलो। हाँ, पेपर में मनी डालना है। ट्रांसक्रिप्शन कल पेपर में चाहिए क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, वो देखते हैं क्या करना है तो। चलिए, तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ लिया। सेंट्रल डोग्मा में पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, डीएनए से क्या बनाना है हमको? डीएनए। अरे, रेप्लिकेशन में क्या करें हम? डीएनए से डीएनए। अभी हम डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए। तो प्रोसेस हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन जनरल टर्म्स? तो कोई भी आपने वीडियो देखा और उस वीडियो के अंदर, हाँ, सब आते हैं, सब टाइटल्स, बट व्हाट हैज बीन सेड इन द वीडियो इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट। देखा आप लोगों ने ऐसा कि वीडियो में क्या बोला गया उसको किसके फॉर्म में कर दिया? टाइप के फॉर्म में। लैंग्वेज इज द सेम बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट। वहां वो वर्बल फॉर्मेट में, यहाँ पे वो टाइप्ड फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट में। तो ट्रांसलेशन में डीएनए एंड आरएनए बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। सो लैंग्वेज रिमेन्स द सेम बट द फॉर्मेट गेट्स चेंज। दे बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लैंग्वेज इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट फॉर्मेट इज डिफरेंट। एक जगह डबल स्टैंडर्ड, दूसरी जगह सिंगल स्टैंडर्ड। कहाँ होता है ये प्रोसेस? न्यूक्लियस में। किसके लिए? यूकैरियोट्स के लिए। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। एक उनके पास न्यूक्लियस है क्या बच्चों? अरे, यूकैरियोट्स के पास अंदर ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स से प्रोसेस कहाँ होती है? लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं है ना। हरे कृष्णा। चलिए ध्यान से सुनना है, अब लिखने वाले क्या सब कुछ? ठीक है, लिखना आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से सुनना है बच्चों। नाउ ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स, क्या क्या चीज चाहिए हमको? सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है डीएनए का, तो डीएनए चाहिए। उसके बाद हमको एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन सा है हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाना तो क्या चाहिए हमको? आरएनए पॉलीमरेज। फिर साथ में हमको चाहिए क्या? एक्स्ट्रा फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स चाहिए एक्स्ट्रा? सिग्मा फैक्टर चाहिए, और साथ में टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर्स चाहिए। दीज आर अवर रिक्वायरमेंट्स। अभी ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन, इट इज अ प्रोसेस वेयर a short segment of DNA known as transcription unit. It is a process where a short segment of DNA known as transcription unit is used transcribe mRNA। लेकिन हम किसी भी प्रकार का आरएनए बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। चाहे आप एमआरएनए बनाइए, चाहे आप टीआरएनए बनाओ, चाहे आप आरआरएनए बनाओ, कोई भी आरएनए बनाओ, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हम जो कि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन वेयर वी आर सिंथेसाइजिंग एमआरएनए। तो हमारा फोकस एमआरएनए पे है ना। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ओनली कॉल्ड एज जीन।
अभी डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? कितने स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के पास? दो। लेकिन हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को यूज नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन में। क्यों नहीं करते? तो उसके दो रीजंस हैं। है ना? तो लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, एनसीईआरटी आपसे आगे पूछेगा, उससे अच्छा यहीं पे देख लो। वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। है ना? क्वेश्चन क्या है? वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड्स हम क्यों नहीं यूज करते हैं? तो दो रीजन है इसके, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट, अगर हम दोनों स्ट्रैंड यूज करेंगे तो दोनों एक स्ट्रैंड से एक आरएनए और दो स्ट्रैंड से कितने आरएनए बनेंगे? दो आरएनए। इफ both strands are transcribed, then two complementary RNA will be formed, which leads to formation of a double-stranded RNA, which leads to formation double-stranded RNA. Then, then, and then translation cannot occur. So the whole process of transcription becomes futile. मैंने देखो, अगर हमने दो स्टैंड बनाए तो दोनों स्टैंड आपस में क्या रहेंगे? दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो कैसा आरएनए बन जाएगा? डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा। और वो डबल स्टैंड आरएनए को हम रीड नहीं कर सकते। और जब रीड नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा क्या? ट्रांसलेशन में हमको क्या करना है? एमआरएनए का ट्रांसलेशन करना है। अगर ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जगह कैसा बन गया आरएनए? डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ओ सॉरी, ट्रांसलेशन नहीं होता। और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं। तो जो पूरा प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल, इट विल बी नो यूज। तो ये कारण है कि हम दोनों स्टैंड को यूज नहीं करते। कितने स्टैंड को यूज करते हैं? केवल एक ही स्टैंड को यूज करते हैं। दूसरा एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर आप, चलो ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना और वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी हुआ, चलो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनाए और वो अपने साथ में जोड़ने नहीं दिया, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया कि दो आरएनए बनाए और दो आरएनए आपस में जुड़े नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद भी वो जुड़े नहीं, आरएनए कैसा रहा? सिंगल स्ट्रैंड। तो क्या होगा? तो एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर ऐसा रहा तो एक ही जीन, मतलब कि एक ही शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कितने आरएनए बना रहा है? दो आरएनए। और दो आरएनए से कितने प्रोटीन बनेंगे? दो प्रोटीन। सो द होल मैकेनिज्म, होल मशीनरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक ही शॉर्ट सेगमेंट से कितने कितने प्रोटीन बनेंगे फिर? दो प्रोटीन। तो फिर हमारे लिए और चीजों को समझना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोटीन कौन से स्ट्रैंड से बना है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, तो कौन से प्रोटीन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो द होल प्रोसेस विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इसके लिए हमने दोनों स्ट्रैंड्स को अलाउ नहीं किया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। वी आर अलाउइंग ओनली वन स्ट्रैंड। इवन इफ complementary RNA does not bind but two different RNAs
will produce two different proteins from a single stretch of DNA. From a single stretch of DNA, which will further complicate process of meation. तो प्रोसेस जो ज्यादा ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हम दोनों स्ट्रैंड्स को यूज नहीं कर रहे। कितने स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं? केवल एक ही स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं। है लग रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाए। तो अभी देखिए, अभी हम पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है ना। हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन किसका होने वाला है? किसका होगा ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें आती है। कौन होती है तीन चीजें आती है? एक होता है आपका प्रमोटर। दूसरा क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा होता है आपका टर्मिनेटर। तो अभी ध्यान से देखना है। तो हमारे पास एक होता है डीएनए के अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए, तो ऊपर का हमारा ये स्ट्रैंड है 3' to 5'। नीचे का स्ट्रैंड रहेगा 5' to 3'। तो ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड में से वी आर यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, है ना। कौन सा स्ट्रैंड यूज करने वाले हैं हम लोग? टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड सेम genetic code like mRNA except U at the place of T। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम यूज नहीं करते हैं। उसका जो कोड है किसी तरह मैच करता है एमआरएनए की तरह। तो अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड का कोडॉन दिया है तो आप एमआरएनए कोड पता कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का दिया तो भी हम पता कर सकते हैं। समझ में सभी को? डीएनए कितने स्ट्रैंड है हमारे पास? दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड को क्या बोला जा रहा है? टेम्पलेट। मैंने कहा बताया था टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? एक मोल्ड चाहिए। जैसे हाँ, आपने वो देखा होगा, ऐसे करते हैं जैसे छप्पा मारते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैम्प, स्टैम्प। तो वो स्टैम्प आता है ना, तो वो स्टैम्प क्या होता है? टेम्पलेट होता है ना। आपको स्टैम्प बनाने हैं बहुत सारे, तो वो टेम्पलेट है, इंक लगाओ और वैसे से स्टैम्प मारते जाओ, है कि नहीं। तो वैसे टेम्पलेट इज यूज टू मेक समथिंग लाइक इट ओनली।
इसके ऐसा कुछ बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, नाउ पीपल हैव स्लीपर्स विद देयर शेप, विद देयर शेप, विद देयर हेड, लाइक इट, लाइक यू हैव सीन ऑन यूट्यूब। देखा आप लोगों ने ऐसा? जैसे सपोज श्रावणी की दुश्मन है कोई, और श्रावणी को चप्पल बनानी है उसके दुश्मन के चेहरे वाली, तो हाउ यू कैन मेक इट? बहुत आसान है। लाइक यू हैव टू, जो पर्सन है उसको फेस को बंद करके उसके ऊपर कुछ ऐसा पन्नी पहनाते, एंड देन दे पुट सम वैक्स और समथिंग लाइक दिस, वो सॉलिडिफाई होता है, फिर बाहर निकालते हैं, उसको ज्वाइन करो, और उसके अंदर फिर आपका पैर डाल के उसको डिजाइन करके बनाते हैं, तो यू विल वॉक बट द स्लीपर विल हैव द फेस कट ऑफ योर एनिमी, लाइक दैट पीपल मेक लाइक दैट, so that is called as template formation. You have heard this? Not heard this? No problem. Many examples are coming in my mind, but I am not able to explain. हाँ, केक देखा आपने, केक बच्चों? हाँ, वेरी गुड। केक खाते हैं ना आप लोग? तो देखो, केक का एक मोल्ड आता है, ऐसा देखा आप लोगों ने? ऐसा मोल्ड आता है, फिर ऐसा मोल्ड आता है। हरे कृष्ण। फिर और भी मोल्ड आते हैं, गोल बॉक्स भी आता है, बहुत सारे मोल्ड आते हैं कि नहीं आते? हाँ। सो दी स्टार शेप, क्या बोलते, स्टार शेप मोल्ड आता है क्या? क्या? गिटार शेप? गिटार शेप का मोल्ड नहीं आता है। गिटार शेप का मोल्ड आता है, दे कट इट एंड मेक इट। हाँ, कटक बनाते हैं, मोल्ड थोड़ी खाता है गिटार शेप का। है, नेवर सीन गिटार शेप मोल्ड इज देयर नाउ। नहीं, गिटार शेप का केक आता है वो अलग चीज है, लेकिन गिटार शेप का मोल्ड नहीं आता है। व्हाट इट इज, तो जो मोल्ड है आपका, वो मोल्ड क्या हो गया आपका? टेम्पलेट। उसमें अंदर बैटर डालो और वो बैटर उस शेप का हो जाएगा। तो वैसे टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट के अंदर आप डालो न्यूक्लियोटाइड्स, तो एक नया आरएनए मॉलिक्यूल आएगा, और वो आरएनए मॉलिक्यूल किसके साथ रहेगा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से है। याद रखते हैं सभी को। चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग जब बताते हैं प्रोमोटर स्ट्रक्चर टर्मिनेटर, सो देयर लोकेशन कम्स बेस्ड ऑन द कोडिंग स्ट्रिंग। ध्यान से सुनना है अभी, है ना? तो हम ये हटा दे रहे हैं, हरे कृष्ण। चलिए, तो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं। ऊपर वाला कौन सा हो गया? टेम्पलेट। नीचे वाला कौन सा है बच्चों? कोडिंग। अभी यहाँ पर क्या था? 5 डैश, और यहाँ पे क्या था? 3 डैश। यहाँ पे था 3 डैश, और यहाँ पे था 5 डैश। अभी कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड में टूवर्ड्स 5 डैश is called as upstream, is called as what? 2 मिनट मेरे को लिखने दो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं तुक्का मार रहा हूँ, लेकिन देखते हैं अभी। and towards 3 dash is called as downstream। और ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्ट साइट होता है, वो स्टार्ट साइट को हम लोग बोलते हैं 0। इसके इधर जाएंगे तो आएगा +1, +2, +3, और इधर जाएंगे तो आता है -1, -2, -3। अपस्ट्रीम की तरफ आता है आपका प्रमोटर, और डाउन स्ट्रीम की तरफ आता है आपका टर्मिनेटर। So towards 5 dash, you will find promoter. Towards 3 dash of coding station, you will find terminator. देखो सही है क्या? सही है। देखो गलत नहीं है, तुम लोग मुझे मुझे नहीं बोलना बाद में। हाँ, चलो सही है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो जहां से आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्ट साइट। और वो स्टार्ट साइट्स के लेफ्ट की तरफ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप स्ट्रीम। 5 डैश, उधर आपके जो लोकेशन है, वो किसका लोकेशन है वहां पे? प्रमोटर का। और डाउन स्ट्रीम की तरफ किसका लोकेशन है? टर्मिनेटर का। याद आएगा सभी को? नाउ इफ आई चेंज द स्ट्रेंड्स पोलैरिटी, अगर मैं स्ट्रेंड्स की पोलैरिटी चेंज कर दूं तो क्या चेंज हो जाएगा? प्रमोटर और टर्मिनेटर का लोकेशन चेंज हो जाएगा ना। बस इतना आपको याद रखना है। आपको हमेशा जैसे पूछेंगे।
मुझे खबर से ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है, आपको हर साल बच्चों से ही पूछते हैं। चलिए हो गया आपका, ये लिख लिया सभी ने। अभी ट्रांसलेशन में क्या है, तीन स्टेप्स है, बहुत आसान है। एक है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। लिख लिया बच्चों सभी ने। चलिए तो नाउ स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देयर आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। ध्यान से सुनना है बच्चों। तो अवर एंजाइम विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, क्या नाम एंजाइम का बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। द नेम ऑफ एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। अभी आप लोगों को पता है हर एक एंजाइम में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो बताइए प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? हाँ, कोफैक्टर ना भैया। नहीं। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अरे ये पढ़ा ना आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में। पढ़ा है, वेरी गुड। तो एपो एंजाइम इज मेड अप ऑफ, हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अल्फा बीटा, बीटा डैश और गामा, ऐसा लिखते हैं क्या? अल्फा बीटा बीटा डैश और डेल्टा है। ये डेल्टा है क्या? मतलब कुछ तो है। चलो। तो हमारे ये जो एपो एंजाइम है, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितने चेन है बच्चों? द एंजाइम हैज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा बीटा डैश एंड गामा की डेल्टा, ऐसा कुछ तो है। हाँ, ओमेगा है क्या? देखो ना, बीटा है ना डेल्टा है, बोलो कुछ तो है जो याद नहीं आ रहा है। क्या है इसमें? ओमेगा। ऐसा है क्या? पक्का ऐसे होता है ना ओमेगा? ऐसा होता है कि ऐसा होता है? ये थीटा है। भाई साहब। चलिए। सो अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा। और को फैक्टर कौन है अभी यहाँ पे हमारा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज योर को फैक्टर। समझ में सभी को ना? तो ये हमारा हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। चलिए अभी हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप का नाम क्या है बच्चों? इनिशिएशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इनिशिएशन। क्या होगा इनिशिएशन में, बहुत ध्यान से सुनना है। अभी अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है उसमें दो रीजन्स हैं, कौन कौन से? यूक्रोमेटिन और, याद है सबको? तो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या डिफरेंस था? कौन था एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली? हरे कृष्णा। कौन था? वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड, वेर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड। यस और नो? यस। तो अभी यहाँ पर यूक्रोमेटिन में ही हमारे सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज नॉट प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमेटिन। कहाँ प्रेजेंट है ये? यूक्रोमेटिन, याद रहेगा। अभी सबसे पहले इनिशिएशन में हमको पता करना है कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट कहाँ है। जैसे रेप्लिकेशन में हमको पता करना था कि ओराई कहाँ है, पता करना था ना। और वो ओराई पता करने के लिए कौन सा एंजाइम आया था? हाँ? अरे कल ही पढ़ा है आप लोगों को भैया। ओराई को पता करने के लिए कौन सा एंजाइम आया था? हाँ? अरे देखो सबसे पहले कौन सा एंजाइम आया है? सबसे पहले कौन सा एंजाइम लिखा है आप लोगों ने? सबसे पहला एंजाइम। ओराई से प्रोसेस चालू कौन करता है? हे भगवान।
पूरी भैंस गई पानी में हमारी, इतना कल में। अरे वो तो कितना बाद में था, डीएनए खुलने के बाद आएगा वो। हेलिकेस कम्स ना। सबसे पहले कौन आता है बच्चों? कल यहाँ बताया था मैंने आप लोगों की, हेलिकेज आएगा ओराई पे, और ओराई पे आकर उसको अनवाइंड करना शुरू करेगा। लिखा था कि नहीं? तो वो अनवाइंड कहाँ से चालू करेगा? ओराई से चालू करेगा ना, कहीं से भी चालू करेगा। हाँ। तो हेलिकेज comes and find out where is the ori, and it starts unwinding by breaking। हाँ, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे आएगा सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप, सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाइज। व्हाट आइडेंटिफाइज? स्टार्ट साइट। वो पता करता है कि भैया स्टार्ट साइट कहाँ पर है। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और किसी भी डीएनए का कर देगा वो ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन देयर इज प्रॉब्लम इन द बॉडी। इसलिए पहला में कौन चाहिए? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाइज स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि अच्छा ट्रांसक्रिप्शन चालू कहाँ से होने वाला है। और फिर जहां पर वो स्टार्ट साइट होगा वहां जाके कौन आ जाएगा फिर? देन आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सीइंग सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू स्टार्ट साइट। हरे कृष्णा। बाइंड्स टू स्टार्ट साइट। तो पहले आता है सिग्मा फैक्टर, वो स्टार्ट साइट पे आके चिपक जाएगा, और जैसे सीमा फैक्टर आके चिपक जाएगा उसके पीछे पीछे कौन आएगा फिर? आरएनए पॉलीमरेज। समझा सभी को? तो देखिए, कौन आके बाइंड कर गया यहाँ पे? सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर के पीछे पीछे सिग्मा फैक्टर के पीछे आके कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। समझ में सभी को? तो पहले सिग्मा फैक्टर के बाद कौन आ गया? आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनिशिएशन। बाप रे बाप, 4 बज गए। पोस्ट ट्रांसलेशन पढ़ना था हम लोग, लेकिन ठीक है, कल पढ़ लेंगे हम। इलोंगेशन। नेक्स्ट क्या बच्चों? इलोंगेशन। अभी इलोंगेशन में क्या होगा ध्यान से देखना है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही अभी आ गया, तो आरएनए पॉलीमरेज के आने के बाद सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट्स। जब आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो सिग्मा, मेरा काम अभी हो चुका है। मेरा काम क्या था? केवल टॉर्च दिखाना कि भाई यहाँ पे देखो स्टार साइट है। सिग्मा फैक्टर ने टॉर्च दिखाया, आरएनए पॉलीमरेज दिख गया, कहाँ पे पड़ा है गुलाब जामुन, उसने भी खाना शुरू कर दिया है। तो सिग्मा फैक्टर अभी चला गया, बोले हमको मिलने वाले है नहीं कोई गुलाब जामुन, तो हम चले जाओ यहाँ से। तो आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर, है ना? आरएनए पॉलीमरेज कब काम चालू करेगा? जब कौन डिसोसिएट हो गया? सिग्मा फैक्टर चला गया। आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर डिसोसिएशन सिग्मा फैक्टर स्टार्ट्स अनवाइंडिंग डीएनए। किसका अनवाइंडिंग करता है? और डीएनए भी कौन सा रीजन? स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन।
प्रमोटर का कुछ नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और, इन तीनों में से ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ इसका होता है, स्ट्रक्चर का। नाइदर प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड नाइदर नॉर टर्मिनेटर। सिर्फ और सिर्फ जो एमआरएनए है वो किससे बनता है, स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। किससे बनता है बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन। सारे पॉलीमरेज आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सीमा फैक्टर स्टार्ट्स अनवाइंडिंग डीएनए। मतलब कौन सा रीजन डीएनए का, स्ट्रक्चरल जीन। हाँ लिख दो, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अनवाइंडिंग कैसे करता है वो, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी it reads the template strand, it reads template strand and forms new mRNA in 5-3 direction। तो ये डीएनए को रीड करते जाएगा और नया एमआरएनए बनाएगा। और वो एमआरएनए कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5-3 में। याद आएगा सभी को। तो बताइए आरएनए पॉलीमरेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डीएनए की तरह। आरएनए बनाना है तो वी हैव टू यूज न्यूक्लियोटाइड्स। और दो न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज रीड करते जाएगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड उठाते जाएगा, और दो न्यूक्लियोटाइड से इसमें कौन सा बॉन्ड बनाते जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद आएगा सभी को, याद रखिए पक्का। चलिए, तो आप लोग अभी इसका डायग्राम तो कैसे दिखेगा हमको। तो एक्चुअल में जैसे ही वो अनवाइंड करता है तो एक बनता है रेप्लिकेशन बबल। क्या बनता है बच्चों, ये कौन सा बबल है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल। कौन सा बबल है ये, देखिए बबल के अंदर सब काम होता है, तो बबल बन, ये अनवाइंडिंग हो गया ना। तो यहाँ पे सपोज हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये है, जी डैश। लाइक दिस योर न्यू एमआरएनए इज फॉर्म्ड। दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में सभी को। तो इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज रीड करते जा रहा है और एक नया एमआरएनए बनता जा रहा है। नीचे का स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड, ऊपर का स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। बस टर्मिनेशन लिख के हम लोग खत्म कर देंगे। चलो हो गया सभी का। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। तो भी ऐसा करते 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 करते, मतलब नया एमआरएनए बनाते बनाते, as RNA polymerase reaches to terminator region, reaches to terminator region, और termination factor appears। तो कौन सा फैक्टर आ गया यहाँ पे, टर्मिनेशन फैक्टर। क्या नाम है टर्मिनेशन फैक्टर का, रो फैक्टर।
which stops which stops the process of transcription and everything dissociates। और बाकी सब क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। क्या क्या डिसोसिएट हो गया? न्यू एमआरएनए और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, सबका सब अलग हो गया। एमआरएनए अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज सब अलग हो गया। जैसे ही रो फैक्टर आएगा, अलग हो जाएगा। एंड आरएनए पॉलीमरेज आल्सो डिसोसिएट्स, है ना, सब के सब अलग हो जाएंगे। एंड द पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। ठीक है, हो गया सभी का। हरे कृष्णा।